सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी में अब से 12 रोज़ का वक्त बचा है। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में एक जलसा हुआ और अब जलसों पर जलसे किए जा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये तमाम जलसे शायद नाकाफ़ी लग रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जो तैयारियाँ, जिस तरह से जो जोशो जज्बा होना चाहिए था मुस्लिम लीग नून का, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब मियां नवाज शरीफ की जो वापसी का प्लान है वो मुकम्मल तौर पर सामने आ चुका है और जो उनको प्रोटेक्टिव बेल लेनी है उसके लिए 19 अक्टूबर को अदालत में दरखास्त दायर की जाएगी। यानी जिस दिन वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, उससे सिर्फ 2 रोज़ पहले। तो क्या ये 2 रोज़ काफ़ी होंगे अदालती मामलात को निपटाने के लिए? और अब वो लंदन से जब उड़ान भरेंगे तो उनकी मंजिल होगी सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से वो दुबई भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे। एक आध और मुल्क का उनका दौरा है, मुख्तसर उनके ये दौरे होंगे। तो वहाँ उनके जाने का क्या मकसद है? अभी मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल नहीं हुए हैं। वापस आकर जब वो मुहिम चलाएंगे तो उसमें उनका बयानिया मुल्क की मईशत को तो ठीक करना होगा, लेकिन जब तक अदालती मामलात नहीं निमट जाते और उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हो जाती तो उस वक्त तक वो अपने आप को चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए कैसे अवाम के सामने पेश करेंगे? ये तमाम तरह के मौज़ूआत हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बड़ी अहम समात आज हुई है और उम्मीद है कि शायद कल उससे मुतालिक फ़ैसला आ जाए। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम की भी बात करेंगे, जिस तरह इसराइल बमबारी की और सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। वहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुहासरा वहाँ कर दिया गया। वहाँ पर लोगों के पास अब खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये बहरहाल आगे चलकर इस पर गुफ्तगू करेंगे। अभी हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और उसकी तैयारियों और जो उनकी कानूनी पेचीदगियाँ हैं उस हवाले से। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में कैसर अहमद शेख साहब भी नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। तो राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जरा आपसे करते हैं, चूँकि 19 अक्टूबर को अब ये दरख्वास्त दायर होने जा रही है मियाँ साहब की, जो उन्हें ज़मानत दायर करनी है। तो ये फरमाइएगा कि अब ये 2 रोज़ में क्या ये मामला पूरी तरह से निमट जाएगा? 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब आएंगे, चूँकि आज जो गुफ्तगू की है वज़ीर इत्तलात साहब ने, उन्होंने भी ये कहा है कि कानून के मुताबिक ही हम कार्रवाई करेंगे कि गिरफ्तार करना है नहीं करना, अदालत उनका स्टेटस बताएगी। तो इस वक्त क्या स्टेटस है मियाँ साहब का? देखिए, पहले तो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल लेनी है। प्रोटेक्टिव बेल होती है जस्ट टू एक्सेस द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन, जहाँ पे आपने जाके सरेंडर करना होता है। अब 20 तारीख को दायर होगी तो जरूरी नहीं कि वो 20 के लिए ही फिक्स हो जाए। एक दिन पहले भी दायर हो सकती है, 2 दिन पहले दायर हो सकती है, 3 दिन पहले दायर की जा सकती है। कोई वो नेक्स्ट डेट के लिए लग सकती है। अगर 20 को फिक्स होती है तो फिर वो उनसे प्रोटेक्टिव, चूंकि 21 को वो लैंड करेंगे पाकिस्तान में, तो 21 की वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे और शायद 22 के लिए कोर्ट ऑर्डर कर दे, 23 के लिए कर दे कि वो कोर्ट के सामने हाजिर हों, कोर्ट के सामने सरेंडर करें। कोर्ट को एक्सेस करने के लिए उन्हें टाइम दिया जाता है। मीनवाइल ही शैल नॉट बी अरेस्टेड। ये है तरीक़ेकार। अच्छा, अभी चूंकि राजा साहब उनकी कन्विक्शन भी है, अब जब आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब से सवाल पूछा गया कि वापसी पर आप उनको क्या वो प्रोटोकॉल देंगे जो साबिक वज़ीर आज़म का बनता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो हम देंगे, जो कानून कहता है हम वही करेंगे। तो कानून में यही है कि अगर कोई कन्विक्टेड भी है और वो साबिक वज़ीर आज़म भी है तो उसको प्रोटोकॉल वही दिया जाएगा? देखें, कन्विक्शन तो उनकी पेंडिंग है ना, यानी अपील पेंडिंग है उसके अगेंस्ट। तो इस वक्त वो ऑलमोस्ट वो गए थे बेल पे। बेल थी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, लेकिन फिर जाहिर है उसे कोर्ट में आके उन्होंने जस्टिफाई करना है जो उनका ओवर स्टे था कि मैं अगर 2 माह के लिए गया था तो मैंने इतना अरसा लगाया, मेरी ओवर स्टे की वजह क्या थी, वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे। कोर्ट अगर उससे सेटिस्फाई होती है तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, नहीं होती तो मियाँ साहब ने जाहिर है जेल जाना है। जेल जाएंगे तो जेल जाने के बाद फिर वो उनकी जो मेन अपील है वो फिक्स हो जाएगी फॉर द हियरिंग। और आप जानते हैं कि उस केस में मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब वो बरी हो चुके हैं, को एक्यूज थे, और हमने उसकी प्रोसीडिंग सुनी। उसमें तो मुझे बिल्कुल पूरी तरह से यकीन है
कि मियां साहब का एक्विटल का केस है और वो भी एक्विट हो जाएंगे। सही। तो अब अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब, आप क्या माहौल देख रहे हैं अगले 10-12 दिन में जो मियां साहब की वापसी होनी है? तो कानूनी तौर पर आपको भी लग रहा है कि कोई खास चैलेंज उनको नहीं दरपेश होगा? मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा ज़बरदस्त वो जलसा करेंगे, इंतखाबी मुहिम वो शुरू कर देंगे, और फिर आप लोगों का जो मुतालबा है लेवल प्लेइंग फील्ड का वो तो और ज़ोर पकड़ जाएगा कि मियां साहब आ गए, पब्लिक भी निकल रही है, उनको रिस्पॉन्स भी कर रही है, जलसा भी हो जाएगा, कानूनी तौर पर उनको रिलीफ भी मिल सकता है। क्या हालात आपको नज़र आ रहे हैं आगे? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप आज जोब में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें एक मेजर शहीद हुआ है और एक सिपाही, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये, राजा साहब वकील है, मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। गोटी है, हमारे कानून है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है इनका। तो ये मुझे बता दे कि एक मुलजिम को, या मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूँगा क्योंकि है तो कन्विक्टेड, वो आने से पहले वो पूरा प्रोटोकॉल, इंतजामात, जलसा वगैरह वगैरह मौजूद है। अब मुझे कोई ये बता दे, 30 साल मुझे भी हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, जिस केस को 100% हम समझ जाते कि ये हमारे हक में फैसला होगा, वो भी उस वक्त तक जब तक कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अनाउंस नहीं होता है तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है, तब तक हम आगे सोचते नहीं है। और फिर ये बहुत सारे केसेस में जो जमानत भी हो जाती है, कोर्ट ऑर्डर भी कर लेता है, तो श्योरिटी का भी एक मरहला होता है। वहां भी हम कंफर्म नहीं होते कि आया ये श्योरिटी हमारे एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जमानत का ऑर्डर करने के बाद भी श्योरिटी अगर एक्सेप्ट न हो तब भी मामला बेकार हो जाता है। श्योरिटी एक्सेप्ट करते करते शाम हो गई है, अदालत का टाइम खत्म हो गया, तब भी मामला लटक जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल 25 पाकिस्तान के आइन का, और उससे पहले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे फोकियत हासिल नहीं है, इक्वलिटी ऑफ पर्सन। तो आप मुझे बता दो, मैं इस राजा साहब से पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ अपील का टाइम 1 महीना होता है वहां 1 दिन डिले हो जाता है, और सारी किताबें सर पे उठा के हम अदालत के पास जाते हैं और माइलाट करते करते हमारी जबान तक जाती है, और आगे से कभी कभार ना हो जाता, नहीं जी 1 दिन क्यों डिले है, डिसमिस। यहाँ तो 4 साल का फर्क है, उससे पहले 6.5 साल था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अदालतों के लिए बड़ा इम्तिहान है, खास तौर पे चीफ जस्टिस साहब के लिए, कि वो इस फर्क को मिटा दे कि एक गरीब आदमी, एक साइकिल चोर, अगर उसकी श्योरिटी भी एक्सेप्ट नहीं होती है, डिले हो जाती है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं आती है, तो उसने 1 दिन और जेल में सड़ना पड़ता है। और यहाँ मामला तो ये है कि वो तो अदालत को कुछ समझ ही नहीं रहा है। एडवांस में उन्होंने जलसे का इंतजाम किया है, रैली का इंतजाम किया है। और बाबा ये सारी चीजें तो उस वक्त करो जब आपको पता हो कि आपको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी बेल मिलेगी, आप हजारों या 10 लाख का मुजमे की आप ऐलानात करें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जुडिशरी के लिए बड़ा इम्तिहान है। और मेरी भी जिंदगी का 30 साल के प्रैक्टिस में एक और केस मेरे सामने आएगा कि आया उसमें अदालतें उसी तरह रवैया रखती है जैसे एक आम आदमी साइकिल चोर, मुर्गी चोर के लिए, या यहाँ अदालत भी इतवार और हफ्ते को खुली की जो रायत ये भी जरा फरमाइएगा कि प्रोटेक्टिव बेल की जो दरखास्त दायर की जाएगी वो रद्द भी हो सकती है, और इन केस अगर वो रद्द हो जाती है तो फिर सूबाई हुकूमत का मैंडेट होगा, यानी उनकी अपनी स्वाबदीद होगी कि वो मियां साहब को गिरफ्तार करें या ना करें, या फिर अदालत की तरफ से ये अहकामात होंगे कि आपको गिरफ्तार करना है। कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। जी मंदूखेल साहब, जरा इस पर भी। देखिए, अदालत अगर बेल नहीं देती है, या अगर अदालत बेल अभी सबमिट ही नहीं होता है, तो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होती थे वे, और FIA उसको तहवील में ले सकती है। उसके लिए किसी अदालत को, किसी कोर्ट की कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। जब एक शख्स के पास जमानत नहीं हो तो पाकिस्तान का कानून ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाती है उसमें। अब अगर अदालत उसको जमानत देती है तब तो ठीक है, बिल्कुल ये जो इंतजामात ये कर रहे हैं और प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें उनको जरूर इनके कारकुनान देंगे, और मैं भी निगरान हुकूमत भी उसको दे दे, तो वो तो फिर कानूनी हक है। लेकिन कानून के तालिब इल्म से मेरे ज़हन में ये पॉइंट है कि अभी बेल जमा ही नहीं हुई है और इंतजामात मुकम्मल है। और खुदा न खास्ता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेल रिजेक्ट हो, अल्लाह करे बेल उसको मिल जाए, मगर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कि अभी बेल सबमिट ही नहीं हुए, सारे इंतजामात मुकम्मल, ये मेरे कम से कम मेरे दिमाग से बात चल। अब ये इस यकीन की, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कैसर अहमद शेख साहब से। जी राजा साहब, चलें आप एक पहले एक जुमला कह दीजिएगा, फिर मैं कैसर साहब की तरफ जाता हूँ। एक बात तो मंदूखेल साहब ने जो कहा ना कि
एक दिन का भी अगर डिले हो जाए तो उसे साबित करने के लिए हम किताबों से लदे हुए कोर्ट में पहुंचते हैं और बड़ी मिन्नत करते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि जी एक दिन का डिले हमें कंडोन किया जाए। इसमें मंदोखेल साहब डिले वाली बात नहीं, अपील इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नई अपील उन्होंने फाइल नहीं करनी, ये ध्यान में रखिए, अपील इज स्टिल पेंडिंग। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि प्रोटेक्टिव बेल वो यूजुअली रिफ्यूज नहीं की जाती, अमूमन रिफ्यूज नहीं की जाती। हाँ, उसका जो टाइम है, आपको कोर्ट कितना टाइम देती है कोर्ट को एक्सेस करने के लिए, 1 दिन का देती है, 2 दिन का, 3 दिन का, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन कोर्ट को एक्सेस करना, कोर्ट तक पहुंचना, वहाँ पे अपनी बेगुनाही का जवाब देना और कोर्ट के सामने अपने आप को डिफेंड करना और अपना डिफेंस पेश करना, ये प्रीरोगेटिव है, ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की, ये हक देना और मुल्ज़म का ये हक होता है, इसे हक के तौर पे लिया जाता है। लिहाजा प्रोटेक्टिव बेल यूजुअली दी जाती है, अमूमन दी जाती है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। राजा साहब जरा मंदुखेल साहब भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजा साहब जरा जी मंदुखेल साहब मेरा एक सवाल है जी, ये दुनिया की कौन सी अपील है जो 4 साल से पेंडिंग है और डिसमिस नहीं होती है? वो खुदा का वास्ता कानून की बात करे और कानून क्या, कौन सा कानून, अरे मेरी गुजारिश सुन ले, मेरा सवाल तो ले ले राजा साहब। मुझे पाकिस्तान के 75 साल तारीख में एक भी ऐसे अपील बताओ जो 4 साल से पेंडिंग हो और वो डिसमिस भी नहीं होती है और फिर प्रोटेक्टिव बेल भी मिल जाती है। मुझे जरा पाकिस्तान की तारीख में एक आध मिसाल सुनाओ मियां साहब की पिछले दौर के अलावा जो 6.5 साल बाद आ गया और अपील मंजूर हो गई और केस में खत्म हो गया। मुझे कुछ तारीख में बता दो कोई केस। जी राजा साहब प्रिसाइज जवाब दिए, कोई है ऐसी मिसाल, कोई है? क्योंकि मुझे कैसर साहब की तरफ भी जाना है। मैं गुजारिश करता हूं कि क्रिमिनल लॉ ये है कि अपील एक्स पार्टी डिसाइड नहीं होती, डिसमिस ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन नहीं होती, मेरिट पे हमेशा डिसाइड होती है। मुल्ज़म की अब्सेंस में डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं होती कि अदम पैरवी की वजह से उसे खारिज कर दिया जाए। अब बेल के लिए भी लॉ ये आ गया कि बेल पिटीशन आपने मेरिट पे डिसमिस करनी है, merely on the basis of non-appearance of इसका मिसाल, कोई मिसाल नहीं है, कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें वो नहीं मिसालें बहुत सारी है, बहुत सारी मिसालें ये जैसे कि लॉ है कि अपील को आप नॉन अपीयरेंस की बुनियाद पे डिसमिस नहीं कर सकते। अपील को या तो मेरिट पे डिसाइड करेंगे या वो तारीख भी नहीं होती है, नहीं तारीख भी नहीं होती है। वो एब्सकॉन्डर है ना जी, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गए ना, एब्सकॉन्डर हो गए तो तारीख किसकी होगी? तो फिर किस बात की अपील? जब एक बंदा एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया तो अपील किस बात की? नहीं एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया, अपील में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया ना उन्होंने किसी क्रिमिनल केस में। मेरे भाई जब एक शख्स एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो गया तो अपील किस बात पे? अपील तो डिसमिस हो जाती है। ओहो, फिर तारीख लगती है उसपे मेरे भाई, खाना खाली नहीं होता है, उसपे तारीख होती है। और नहीं वो नहीं होता इस तरह। आप एक मुल्ज़म जब भाग जाता है 512 की कार्रवाई करके उसे पेंडिंग रखते हैं, जब वो अरेस्ट होता है तो फिर उसकी अगर एब्सकॉन्डर अक्यूज्ड को 4 साल बाद कैसी बेल मिलती है, जरा वो भी बता दें। तो नहीं, मेरिट पे बेल की बात नहीं कर रहे हैं हम कि मेरिट पे मिलेगी, प्रोटेक्टिव बेल उससे मिलती है, हर अक्यूज को मिलती है। अच्छा, आप 10 साल के बाद आए आपको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती। राजा साहब मेरिट पे नहीं मिलेगी तो फिर कैसे मिलेगी? नहीं, प्रोटेक्टिव बेल है ना, ये प्रोटेक्टिव बेल के जस्ट टू एक्सेस दी कोर्ट। अच्छा, यानी मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार नहीं किया जाए, मुझे कोर्ट के रोक जाके सरेंडर करने दिया जाए, रिजेक्ट होती है। प्रोटेक्टिव बेल भी रिजेक्ट होती है। रिजेक्ट देखें, बात ये है कि आप उसका लॉ पढ़ लें, बहुत सारा इस पे हम बहस नहीं करते। कोर्ट नहीं है मंदुखेल साहब, कोर्ट नहीं है, अपील ये कोर्ट नहीं है। आप वकील हैं, मैं वकील हूं, जरा सुनने वालों को बता दें, सुनने वालों को बता दो प्रोटेक्टिव बेल रिजेक्ट भी होती है, आपके लिए नहीं होती है। बात ये है कि प्रोटेक्टिव बेल पहले मरहले पे हर सूरत में ग्रांट होती है, दूसरी बेल नहीं देते अगर आप उसे अवेल नहीं करते तो दूसरी बेल वो रिफ्यूज करते हैं, वो रिफ्यूज कर देते हैं सेकंड बेल पिटीशन उसकी। जी राजा साहब, वो फ्रेश बेल हो तब
और उसमें भी ग्राउंड ये लेना पड़ता है कि चूंकि मुझे नहीं पता था, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं बेल ले लूं। या तो वो सूरत नहीं है, या तो मुलजिम ये नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं पता मुकदमे का, या तो मुलजिम ये नहीं कहता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर था और मुझे मुकदमे का नहीं पता था, लिहाजा मुझे उस अदालत तक पहुंचने में मुझे बेल दिया जाए। यहाँ तो सूरत चेंज है राजा साहब। वो मुराद बलोच साहब, ये ऐसे नहीं है। सॉरी, मैं मंदुखेल साहब, ये ऐसा नहीं है। आप ये है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई, आप कराची में हैं, लेकिन आपको पता है कि इस्लामाबाद सुने ना, पहुंचते इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुझे अरेस्ट कर दिया जाएगा। आप प्रोटेक्टिव बेल लेके आएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक एक्सेस करने या इस्लामाबाद सेशन कोर्ट तक एक्सेस करने के लिए उस सूरत में राजा साहब, उस सूरत में जब मुलजिम अपनी प्ली में ये कह दे कि मुझे इस एफआईआर का नहीं पता था और मैं कोर्ट के सामने सरेंडर या बेल बिफोर अरेस्ट जमा करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे उस कोर्ट तक पहुंचने में मुझे ना अरेस्ट कर, वो ग्राउंड होता है। या तो सूरत चेंज है, नहीं ना, एफआईआर साथ लगानी होती है। सही। अच्छा चलें राज साहब, मंदुखेल साहब जरा थोड़ा सा मौका दीजिएगा, जरा कैसर साहब की तरफ जाएं। अब यहाँ तो मामला ये कि 8 हफ्ते की बात की गई थी और उसके बाद वापस आना था, वो श्योरिटी भी थी और वो जमानती भी थे, जामिन भी थे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो फिर सब कुछ मुमकिन हो नहीं सका। तो अब कैसर अहमद शेख साहब, इस वक्त ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं जलसों की, अभी देखें मंदुखेल साहब ये फरमा रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव बेल रिजेक्ट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको मिले। क्या आप लोगों को 100% यकीन है कि ये बेल मिलने जा रही है? हालात व वाक़यात को देखते हुए लग रहा है, या कुछ राब्ते ऐसे हैं? ये क्या वजूहात हैं इतने कॉन्फिडेंस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी तफसील से मैंने ये टेक्निकल बातें कानून की सुनी है। दोनों हजरात ने अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दी है। मैं तो आपके सामने एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये ख्याल है कि मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 4 साल बाद तकरीबन, तो वो सब लोग पाकिस्तानी पूरे वालहाना तरीके से उनका इस्तकबाल के लिए वो तैयारियाँ कर रहे हैं। और हमारा ख्याल है कि मुस्लिम लीग का कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, बिल्कुल अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। इससे पहले भी मियाँ साहब अपनी बेटी के साथ आए, खुद सीधा पेश हुए अदालत में। तो ये हम उनके इस्तकबाल के लिए हम तो मेरे से तो ये पूछ लीजिए कि जोश व खरोश कैसा है, किस वलवले के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट चनियोट में था, 1 हफ़्ता वहाँ रह के आया हूँ, तो मैंने तो ये देखा है कि लोगों में ये उम्मीद है कि 2017 में जो पाकिस्तान उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने छोड़ा था, वो एक तरक्की करता हुआ और हंसता बसता पाकिस्तान था। उसके बाद पिछले 6-7 साल में हम पाकिस्तान को वो मकाम नहीं दे सके जो 2017 तक पाकिस्तान का मकाम था। 24वीं दुनिया की इकानमी थी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और हम ये समझते हैं कि दोबारा, और जब जब भी मियाँ साहब आए हैं वो मुश्किलात में ही आए हैं। हर बार उनको एक बार आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई वो मसला में ही रहे हैं, और वो उनका एक विजन है, उनका स्टेट्समैनशिप है, उनका लोग उनसे वालहाना मोहब्बत करते हैं और उन पर लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन ये कोई ये नहीं है कोई उनके हाथ में जादू की छड़ी है और एकदम कुछ हो जाएगा। हम सब को, पूरे मुल्क को मिल के बैठना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क बहुत बड़े टर्माइल से गुजर रहा है, लेकिन जो महंगाई है, सिर्फ मियां साहब की वापसी से तो ये मसला हल नहीं होगा ना। उसके लिए तो उनका इलेक्शन जीतना और फिर प्राइम मिनिस्टर बनना। अब इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना भी पड़ेगा, और इलेक्शन लड़ने के लिए तो अभी वो नाअहल हैं। तो ये एज प्राइम मिनिस्टर चौथी बार उनको जो इस वक्त पार्टी प्रेजेंट कर रही है पूरे मुल्क में, पूरी इंतखाबी मुहिम में, तो वो किस बुनियाद पर आप लोग कर रहे हैं? अभी तो वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। तो हमारा ये ख्याल है ना कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होंगे। उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हुई हैं, हमारे ख्याल में उनको अपील में उनका राइट है, और वो इंसाफ होगा उनके साथ पूरा, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने जो कोई फ़ैसले करने होने तो वही है, उसके बगैर हमें कॉन्फिडेंस है कि वो इनको मौका मिलेगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लीड करेंगे। उसके बाकी तो प्रोसेस जो पॉलिटिकल प्रोसेस, जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं, वो तो पूरी होनी है, और हम भी उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने लीगल एक्सपर्ट से। प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी, ये आपने सुन लिया
राजा साहब ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल होनी चाहिए, तो हम होपफुल हैं। और इस वक्त देखिए ना पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम लोगों को मिल के बैठना है। मैं तो आपको जोर जो दे रहा हूँ ना ये कि मुल्क सबका है, पाकिस्तान सबका है। जो भी चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे इवन पीटीआई में वो लोग जो कि उसमें इन्वॉल्व नहीं थे 9 मई में, हम उनको भी वेलकम करेंगे। देखिए मुल्क वो भी मुहब्बे वतन लोग हैं, हम सब मिलजुल के इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त देखिए ना दुनिया की बहुत ही लोएस्ट सूरत हाल है हमारे यहाँ 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और पूरी दुनिया में 66 करोड़ लोग हैं, तो तकरीबन 14-15% लोग पूरी दुनिया के, हालांकि हमारी आबादी तो दुनिया की 3% है, लेकिन दुनिया के कोई 15% लोग जो गरीब हैं, जो गुर्बत की लेवल से नीचे हैं, वो पाकिस्तान में कैसा साहब ये जो क्या कर रहे हैं इसमें रेशो, ये जो पिछली 16 माह की हुकूमत थी, ये तो रेशो उसमें बढ़ा है या उसमें ये बरकरार रहा या उसमें कम हुआ है? उस दौर हुकूमत में कितनी कारकर्दगी पर असर पड़ा? जी उसमें भी ये रेशो बढ़ा है। जी उसमें भी ये रेशो बढ़ा है। हम जो मुसलसल जिस तरह चल रहे हैं ना, टसल कर रहे हैं, पॉलिटिकल टर्माइल हो रहा है, यकीन जानिए कि मुसलसल बढ़ रहा है ये रेशो। और बड़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए और उसमें कामयाबी ज़रूर हुई। लेकिन ये जो छोड़ के गए थे ना, मैं आपको फिगर्स देता हूँ, एग्जैक्ट फिगर है, इसको कोई फ़र्क नहीं करेगा। जब इन्होंने छोड़ा तो 4,000 अरब रुपए का जून 2022 में फिजिकल डेफिसिट था, यानी बजट में खसारा था। इसी तरह इंपोर्ट 70 अरब डॉलर जून 2022 में और एक्सपोर्ट सिर्फ 30 अरब डॉलर थी। 40 अरब डॉलर का हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में फ़र्क था। उसमें 1-2 महीने हमारे भी थे, लेकिन बाकी 3.5 साल यानी पिछले 10 महीने इनके थे। अप्रैल तक इनका था, 2 महीने मैं क्योंकि जून की मिसाल आपको दे। लेकिन बात ये है कि हमने क्या निकाला इसमें, क्या चोर डाकू कहते कहते इतना पॉलिटिकल टर्माइल हो गया। पॉलिटिकल टर्माइल से देखिए मिल के बैठना पड़ेगा, मिनिमम कोई ना कोई जो एजेंडा। कैसे साहब आप तो ये कह रहे हैं कि मिलकर बैठना पड़ेगा, लेकिन क्या बाकी सियासी जमातें मिलकर बैठने पर तैयार उसके बगैर ये टर्माइल नहीं खत्म होगा। कशीदगी बढ़ रही है तो ये तलखी इतनी ना बढ़ जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात पहुंच जाए और फिर मिलकर बैठना मुमकिन ही ना रहे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ब्रेक से पहले कैसर अहमद शेख साहब बात कर रहे थे कि सारी सियासी जमातों को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर बैठना होगा और एक मौशी पॉलिसी ऐसी बनानी होगी जो कि लॉन्ग टर्म हो, फिर हुकूमत किसी की भी आती रहे, वो मौशी पॉलिसी चलती रहे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बाकी सियासी जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ी स्टेक होल्डर है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इस वक्त वो एतराज़ कर रही है, तो वो एतराज़ दरअसल किससे, क्या वो वाकई PMLN से है? और अभी कुछ मुलाकातें, ऐसी खबरें सामने आई हैं, कमर जमान कायरा साहब का भी एक बयान था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ मुलाकातें की हैं चंद अहम शख्सियात से इस लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक। तो अब वो किन लोगों से मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के बाद क्या लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को मिलेगी और आगे बैठने के लिए नून लीग के साथ तैयार हैं? इसी पर जरा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मंदुखेल साहब, आपका क्या इस पर रिस्पॉन्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि आए मिलकर बैठें, लेकिन आप लोगों को तो अभी मियाँ साहब की वापसी पर एतराज़ है और अगर कानून हरकत में नहीं आता और वो गिरफ्तार नहीं होते तो भी आप लोगों को फिर ये एतराज़ रहेगा कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है ये बात कि हमें एतराज़ है। हमें बिल्कुल एतराज़ नहीं है। मियाँ साहब का अपना मुल्क है, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, हम वेलकम करते हैं उसको। ये किसने आपको बोला? ब्रेक से पहले आपने मुझसे कानूनी राय पूछा, मैंने कानूनी राय आपको दी है। बाकी ये कि हमने 16 या 18 महीने मिलकर हुकूमत की है, हमारे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जो आपने जरदारी साहब के हवाले से, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने किसी से मुलाकात की है। हम तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से ये चाह रहे हैं कि हमने बड़ी खुश आसलूबी के साथ 18 महीने या 16 महीने आपको हर चीज़ में प्लेट में लेके दिया है। और कैसर अहमद शेख साहब इस बात की गवाही देंगे कि चाहे काबीना हो, चाहे 15-20 माओन खसूसी हो, चाहे इसमें हमारे भी थे 2-4, समझे ना, वो मान खसूसी हो या तमाम अदारों बोर्ड के चेयरमैन हो या इस वक्त 7 वजीर निगरान में, या जो सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो सरबरा मैं कहूँगा तोकीर शाह साहब को एक्सटेंशन देने की बात हुई है। वही तोकीर शाह साहब कल शहबाज शरीफ साहब का था, आज
अनवरुल्लाह काकड़ साहब था, फिर खुद निगरान वज़ीर आज़म जो है ना वो मुस्लिम लीग नून का आदमी है, क्योंकि एक हफ्ता पहले उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात करके ख्वाहिश जाहिर की है। मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। अनवरुल्लाह काकड़ साहब से मुताल्लिक आप ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के आदमी है? बिल्कुल। हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पुख्तनख्वा काबीना के ऊपर एतराज़ करके पूरे काबीना को फारिग किए, तो कम से कम हमारे एतराज़ात भी दूर किए जाए। जो 7 वजीर बैठे हुए हैं, तौकीर शाह के अलावा जो आज शीमा हो गया है, फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और बाकी लोग हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है। तो सर दूसरी क्या अनवरुल्लाह काकड़ साहब को भी हटाया जाए, निगरान वजीर आजम को भी हटाने का मुतालबा फिर आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहा है। जारी बात है, जो पूरी दुनिया को पता है कि वो मुस्लिम लीग नून का आदमी है, वो शमूलियत कर रहा था, और आगे भी क्या कहते हैं, राजा रियाज साहब की तरह आगे भी उसकी प्लानिंग यही होगी, क्योंकि राजा रियाज साहब ने तो आमिद मीर साहब के शो में कहा कि मैं अगला इलेक्शन जो है ना वो मुस्लिम लीग नून से लड़ूंगा। और फिर कैसर अहमद शेख साहब बड़े प्यारा आदमी है, और इस चीज़ को ये डिनाई भी नहीं करेंगे। जब वो शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते थे कौमी असम्बली में, मैं और शेख साहब मौजूद थे, तो ये राजा रियाज साहब डेस्क बजाते थे कारकुनों की तरह। तो आप ये समझ लो, फिर उसी राजा रियाज के जरिए उन्होंने नाम मांगा और नाम पे इत्तेफाक की है। तो ये सारी बातें, और फिर पुख्तनख्वा आज काकड़ साहब का भी एक बयान है कि जब ये निगरान हुकूमत खत्म हो जाएगी तो मैं अपना सियासतदान के तौर पर अपना सियासी रोल प्ले करूंगा, लेकिन उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ नून लीग का, मैं आपको दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ। वो डिनाई कर दे, वो मुस्लिम नून भी होगा। और फिर ये बशीर रहमान जैसे FIA का DG था, जिसने बहुत कुछ नून लीग के लिए किया है, और मैं कहता हूँ अच्छा किया है, इसने दबाव बर्दाश्त नहीं किया है PTI की हुकूमत को नून लीग के खिलाफ केसेस बनाने की, मगर उसको सिला तो मिल गया। अभी तो वजीर आला सिंध के ख्वाब देख रहे हैं कि अगले मरतबा। और फिर सबसे बढ़कर मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहा हूँ, जब आपने मियाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मियाँ जी, मैं इलेक्शन कमीशन को कह रहा हूँ, मियाँ जी, जब आपने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं किए, तो किस कानून के तहत, किस उसूल के तहत आपने सिंध के तरक्याती काम रोक लिए है? किस कानून के तहत आपने सैलाब में डूबे हुए लोगों के मकानात के फंड रोक लिए? किस कानून के तहत आपने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा दी? और आपकी पाबंदी को तो निगरान हुकूमत ने हवा में उड़ा दिए सिंध में, क्योंकि सिंध की जितनी ब्यूरोक्रेसी थी, आप ये समझ लो, तहसीलदार से लेके SDO से लेके चीफ सेक्रेटरी और IG तक, वो आपकी पाबंदी के बावजूद परसों आपकी पार्टी का वक्त जाएगा ना, इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया 11 तारीख को, तो वहां पर फिर आप ये सारी अपनी शिकायत और एतराजात उनके सामने रखिएगा। तो वो अंधे, उनको नजर नहीं आ रहे, ये बात हमें बताना पड़ता है, हमें 11 बजे तक, 11 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है। क्या पुख्तनख्वा हुकूमत के लिए किसी ने एतराज किया, किसी ने दरख्वास्त दी थी? क्या इलेक्शन कमीशन अपनी जो इंडिपेंडेंट, या वो कहते हैं अपने आजाद इलेक्शन कमीशन, उनको ये नजर नहीं आ रहा है? हम तो चीख के, मैं तो हर टॉक शो में बात करो, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, आपने किस कानून, किस उसूल, किस रूल्स के तहत आपने सिंध में तरक्याती काम? आज मैंने DG PWD से पूछा, शेख साहब भी पता होगा, उसने बोला भाई इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वर्क ऑर्डर के लिए मना किए। भाई क्यों? आपने तो शेड्यूल अनाउंस नहीं किए है। तो मैं समझ रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की ये सारे जो तरीके हैं, हल्का बंदी जो 2018 में बने हुए थे, तो अभी 1.5 साल पहले 2021 में इलेक्शन कमीशन ने सब चेंज कर दिए, आज 2023 में उसको भी चेंज कर दिए। और भाई आप क्या मजाक बना रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि 30 नवंबर तक अगर आपके यही हल्के होंगे, तो सबसे पहले मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और माशाल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो 4 दिन में मुझे फैसला देगा नहीं, न किसी और कैंडिडेट को देंगे। तो उसका मतलब ये कि आप इलेक्शन की इल्तवा के खुद आप रास्ते ढूंढ रहे हो, रास्ते बता रहे हो लोगों को। ठीक है, तो अब ये राजा खालिद महमूद साहब, जब एक बड़ी सियासी जमात को इतने एतराज़ात होंगे निगरान हुकूमत पर, निगरान काबीना पर, अब तो निगरान वज़ीर आज़म पर भी, फिर इलेक्शन कमीशन के बिहेवियर पर कि एक जमात के साथ या एक सूबे के साथ मामला अलग है, एक सूबे के साथ मामला अलग है, तो फिर ये साफ शफाफ इलेक्शन किस तरह से हो पाएंगे? देखे ना, इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन में सारी चीज़ें हाईलाइट करें, इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं उनके साथ, और फिर ये है कि कोर्ट्स मौजूद है, उनका जो भी इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है या एट पार नहीं है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, या बाकी पार्टीज को अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये सारा वहाँ पे हाईलाइट करें। इसमें मैं तो इन्हें बेहतर समझते हैं, इनकी पार्टी ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है, और उसमें बहुत सारे बड़े कानूनदान हैं, खुद मंदोखेल साहब एक वकील हैं, ये सारी बातें जाके वहाँ पे करें जो मुतलका फोरम है। तो इस वाले से मैं तो कुछ नहीं कह सकता, हम तो तवक्को रखते हैं, तवक्को होनी चाहिए, रखते हैं
कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। अगर इस मुल्क को संवारना है, इसे बनाना है, इसे तरक्की की राह पे गामजन करना है, और फिर लोगों का जो एतमाद है उसे बहाल करना है, तो एक फेयर लेकिन राज साहब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हो। जो तशरीह वो यही होती है ना, उसका मतलब तो ये है कि तमाम सियासी जमातों को नताइज काबिल कबूल हों। अब अगर इस माहौल में, इन हालात में अभी जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके होते हुए अगर इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन तक ये चलता रहेगा सिलसिला, तो फिर ये तो नहीं मानेंगे। अगर कोई एक आध और सियासी जमात नहीं माने तो फिर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अलाइक ट्रीटमेंट होनी चाहिए, सबको बिल्कुल मसावी, सबके साथ तर्ज अमल होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी, ये मंदोखेल साहब ने उस आर्टिकल का हवाला भी दिया, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी की बुनियाद पे सब पार्टीज को अलाइक ट्रीटमेंट के साथ लेके चलना चाहिए और उनके साथ यकसा, मुसावी और मुतवाज़न सलूक होना चाहिए। सही। तो कैसा नाम शेख साहब, ये आप कह रहे हैं कि मईशत के लिए सब मिलकर बैठे हैं, साथ चलें, लेकिन वो तो इलेक्शन के बाद की बात है। इलेक्शन से पहले जो इस वक्त माहौल है, क्या इसमें नहीं सियासी जमातों का इत्तेहाद होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन अगर डेट अनाउंस नहीं कर रहा तो सब मिलकर ये बताएं कि जी आप आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं, पहले आप 90 दिन से ऊपर चले गए, अब आप जनवरी से फरवरी में जा रहे हैं। तो इस पर क्यों सियासी जमातों की अलग अलग सोच है? पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है, हम देख रहे हैं बाकी सियासी जमातें शायद उस तरीके से नहीं आवाज़ उठा रही, या इलेक्शन कमीशन को उस तरह से नहीं झंझोड़ रही हैं। ये देखिए, सारी पार्टियों को CCI की मीटिंग हुई, उस वक़्त चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह भी शामिल थे, और हमारे भी तरफ से मुस्लिम लीग मुस्लिम PMLN की तरफ से भी नुमाइंदगी थी। सब ने मिल के ये तय किया कि ये हल्का बंदियों का जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ही इलेक्शन हो सकते हैं। वो जो कानून, वो जो आइनी उसकी जो है, यानी यूनानिमसली फैसला हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग का तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन है, हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं हो रही। हमने मिल के 16 माह गुजारे हैं और सब फैसले इकट्ठे किए। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो तयन हुआ है, पूछ लीजिए मंदोखेल साहब से, उसमें पीपल पार्टी की पूरी तौर पे शमूलियत शामिल है, उनकी कंसेंट और कंसेंसस बीच में शामिल है। अब अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो जैसे इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग कॉल की है, उनको सारा बताना चाहिए। मैं ये कैसे साहब, जो भी ये इलेक्शन की डेट देने का जो इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दिया गया, जो इस्लाहात इस सिलसिले में हुई हैं, उसमें भी ज़ाहिर है ये आपके इत्तेहादी थे और वो उस कानून साजी में भी ये लोग साथ थे। बिल्कुल, वो भी थे। और मैं अभी कह रहा हूँ कि उनको अभी जो मीटिंग उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने की है, जो कि मुश्तरका तौर पे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुआ, उनका तयन हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें हम अभी कोई चीज़ इलेक्शन ना सिर्फ फेयर होना चाहिए बल्कि फेयर होते हुए नज़र भी आना चाहिए, परसेप्शन भी उसका बनना चाहिए। अदरवाइज़ इन इलेक्शनों को कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में जब भी कोई इलेक्शन होता है, कोई ना कोई पार्टी को एतराज़ होता है। आप देखिए, हमारे पड़ोस में इंडिया 17 इलेक्शन हुए हैं, जो हारा है उसने तस्लीम किया है हम इलेक्शन हार गए हैं, जो जीता है वो उसने हुकूमत बनाई है। तो अभी भी मंदोखेल बड़े काबिल आदमी हैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हम दोनों कराची से हमारा तल्लक भी है। मैं कराची, अगरचे मैं चंडीगढ़ से इलेक्ट होता हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही कराची में रहता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जो एतराज़ात है हमें खुल के, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने क्या किया है? अदालतें आपके पास खुली हैं, बाकी इलेक्शन कमीशन है तो वो कार्रवाई कर रहा है। अगर कहीं कोई गलती हो रही है या कोई समझते हैं कि किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपने खुद कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एतराज़ उनका ये है कि अभी उन्होंने तमाम वो नाम बताए ना जो कि इस वक्त निगरान कैबिनेट में शामिल हैं। अनवारुल्लाह काकड़ साहब से आप वो लिस्ट शुरू करें और फिर वो तौकीर शाह साहब, फिर फवाद हसन फवाद, फिर आज चीमा साहब, तो इन लोगों के कैबिनेट में होने पर इनको एतराज़ सिर्फ ये बताया इन्होंने। देखिए ना, अनवारुल्लाह काकड़ साहब का तो उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि उस मरियम नवाज़ से उनकी कोई एक हफ्ता पहले मीटिंग हुई। मीटिंग तो मेरी और मंदोखेल साहब की कई होती रही है। आप बताइए, पूछे मंदोखेल साहब से, तो ये हमें एक दूसरे की जमात में थोड़ी शामिल हो गए। मीटिंग सियासत में होती रहती कहते हैं और होनी चाहिए। जाके खुद अनवारुल्लाह काकड़ साहब से जरदारी साहब मिले जब चाहें, क्योंकि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, तो सबसे मिल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि मुलाकात का कोई प्रॉब्लम है।
हाँ, अगर उनको कोई इतराज़ है किसी जगह पे तो परसेप्शन और सामने नज़र आना चाहिए कि फेयर और फ्री इलेक्शन हो रहे हैं, और वही उसी का ही कोई फ़ायदा है। अगर हम ये फिर ये तजर्बा कोई कर लेंगे ना कि हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ, चाहे वो पीटीआई हो, पीटीआई में भी वो लोग भी जो इन्वॉल्व नहीं हैं 9 मई के मामलात में, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अदरवाइज तो इन इलेक्शंस का कोई फिर रिजल्ट क्या निकलेगा। देखिए ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कहा है कि मेरा मुखालिफ अगर कैद है तो मैं क्या जलसे करूँगा। बात तो सीधी सीधी है। मैं सातवां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पिछले 31 साल से मुसलसल लोगों में जा रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन का तो मतलब ये है कि हर एक को उसका मौका दिया जाए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। हम अपनी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग ये महसूस करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है जी, राजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजा साहब, फिर मैं मंदुखिल साहब की तरफ जाने जरा। जी राजा साहब, एक जुमला कह दीजिएगा। अच्छा, एक बात जो तवातर के साथ कही जा रही है ना जी कि ये 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, आइन को बाईपास कर दिया गया, उसकी वायलेशन कर दी गई, और अब इलेक्शन कमीशन डेट भी नहीं दे रहा, इलेक्शन डिले हो रहे हैं। बात यह है, जिस तरह से कैसर शेख साहब ने फरमाया कि जब सीसीआई की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि जो डिजिटल सेंसिस है उसका रिजल्ट आने दें, रिजल्ट आने के बाद कानून ये कहता है, सेक्शन 17 है, उसकी सब सेक्शन 2 है इलेक्शन एक्ट 2017 की, कि जब नई मरदमशुमारी हो जाए, नया डेटा सामने आ जाए, सेंसिस हो जाए, तो फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसके मुताबिक होगा। लाइक वाइज जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो भी इसी तरफ लीड करता है, इसी तरफ रहनुमाई करता है। तो लिहाजा जब नई सेंसिस होगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए वक्त चाहिए होता है, क्योंकि हल्का बंदियां होती हैं। ठीक है, अब आपने देखा हल्का बंदियां उन्होंने कर दी, इस पे एतराजात आते हैं, फिर एक लेंथी प्रोसेस है। तो उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट दी कि जनवरी का लास्ट वीक उसमें इलेक्शन होंगे। तो मेरे ख्याल में इस बात को क्लियर होना चाहिए कि कानून ये है कि सेंसिस के बाद नए सेंसिस की रोशनी में अगला इलेक्शन होगा। इससे हट के आप कुछ नहीं कर सकते। फिर जो प्रेसिडेंट का डेट देना है वो बात रह जाती है एक तरफ, फिर सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, गेंद उसकी कोर्ट में होती है। ही शैल डिसाइड when the election shall be conducted। ठीक है, तो अब मंदुखिल साहब, ये जो आप लोग का एतराज़ इलेक्शन कमीशन पर या डेट ना देने का, देखें अब जब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इजाफा किया गया, सदर साहब से लेकर डेट लेने का इख्तियार उनको दिया गया, कानून साजी में आप लोग शामिल थे, सीसीआई में भी आप लोग की नुमाइंदगी थी, वहाँ पर सब कुछ एग्रीमेंट के साथ हुआ। अब उसके बाद अब असेंबली टूटे हुए 60 रोज़ आज पूरे हो चुके हैं। 9 अक्टूबर को आज हम खड़े हैं, 9 अगस्त को असेंबली टूटी थी। 60 दिनों में आप ना अपने इस मामले पर अदालत गए, तो ये फिर एतराज़ किस चीज़ पर है आप लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन को 57 के तहत उनको इख्तियारात जरूर दिए है, मगर सदर पाकिस्तान का आर्टिकल 48 सब+5 को खत्म नहीं हुआ है, और खत्म हो भी नहीं सकता है कि वो अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि असम्बली में हमारे 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने सीसीआई की बात की, मेरे हिसाब से सीसीआई गैर आईनी और गैर कानूनी था। क्योंकि उसमें जो 2 वज़ीर आला थे वो निगरान थे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। तीसरी बात, हमारा वज़ीर आला जब गए थे तो उससे मीडिया के सामने भी ये बात की है कि वहां पे इलेक्शन डिले की कोई बात नहीं हुई थी, और फिर उसके बाद इलेक्शन मुलतवी की कोई बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ ये हो कि अलकाबंदी। और फिर जो मोहतरम हमारे राजा साहब जो जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं कि सेंसिस के बाद जो है ना वो अलकाबंदी जरूरी है, तो अलकाबंदी के साथ साथ नशिस्तें भी जरूरी है। नशिस्तें जरूरी के साथ साथ असेंबली होना चाहिए, और असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। और फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि 1.5 साल पहले ये तो अलकाबंदी तो हो चुकी है, तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी सीसीआई को अगर आप गैर कानूनी कह रहे हैं, तो इस गैर कानूनी सीसीआई को फिर आप लोगों ने उस फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया किसी मुताल्लिका फोरम पर? देखिए थोड़ा मिक्सअप ना करें। सीसीआई की जब मीटिंग भी थी, वहां जब मुराद अली शाह साहब गए तो वहां पे उन्होंने जब सिंध से गया, सिंध की नुमाइंदगी की एज ए वज़ीर आला, वहां पे ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हुई है
कि हम अगर ये अलकाबंदी करेंगे तो इलेक्शन डिले होगा, और इलेक्शन डिले होगा तो मैं उस 48+5 को कहां ले जाऊंगा आइन का, उसकी वायलेशन नहीं होगी। और तीसरी बात ये कि जब आपने सिर्फ आदाद शुमार बढ़ाना था, मिसाल मेरा हल्का NA249 के 9.5 लाख आबादी तो 10.5 हो जाएगी, लेकिन हल्का इधर उधर नहीं हो सकता है। उनने जो 2018 में हल्काबंदी की है 2021 में टोटली चेंज किए, चलो कर दिए, अपीलें हो गई, सब हो गई, हमें सुन लिया है। मगर अभी 2023 में 27 तारीख को जो इन्होंने हल्काबंदी की है उस टोटल उस 2021 की हल्काबंदी को भी टोटल रद्द कर दिया है। तो भाई ये क्या मजाक है, इलेक्शन कमीशन क्या चाह रही है? आप हल्काबंदी जो है ना सिर्फ तादाद ऊपर नीचे कर सकते हो, इसके लिए आपको इतनी लंबी टाइम 26 अक्टूबर तक 26 नवंबर तक टाइम देने की क्या जरूरत थी? फिर आपने 30 नवंबर को जब आपने फाइनल लिस्टें करनी है तो फाइनल लिस्ट से अगर कोई मुतफिक नहीं हुआ तो क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा? क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारा जुडिशियल सिस्टम दुनिया में 139 नंबर पर है, क्या वो 4 दिन में आपको फैसला देगी? और फिर जब 4 दिन में नहीं देगी तो वही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, जो तमाम पार्टी चाहती है इलेक्शन हो, मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती नहीं हो, तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के इक़दाम की वजह से। सही। तो अब कैसर साहब, चूंकि मियां साहब की वापसी हो रही है और उन्हें भी अदालत जाना है और अपनी नाअहली ख़त्म करवानी है, उसके लिए टाइम होने चाहिए। ज़ाहिर है 2-4 महीने में तो इतने बड़े फैसले होते नहीं हैं। तो अब ये पूरा माहौल चूंकि आपको इस वक्त फेवर कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त इसलिए कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, चूंकि हालात, वाक़यात, मामलात सब नून लीग के फेवर में जा रहे हैं। अब ये महज इत्तेफाक है या अब ये क्या है, ये आप ही बताइए। देखिए, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस है, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इंतहाई मुश्किलात में हुकूमत मिली है, हमने रिजल्ट दिया है। ये तो लोगों के ऊपर है ना जी, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, बिल्कुल फेयर होते हुए नज़र आना चाहिए। जो कोई अगर कोई जायज़ किसी की पार्टी की शिकायत है उसको दूर होना चाहिए, मैं तो इस बात का कायल हूँ अभी। लेकिन यही पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब हमारी क्योंकि परफॉर्मेंस है, हम अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई, लेकिन कोई पार्टी भी अगर मेजॉरिटी नहीं लेती तो उसको दूसरी पार्टी से अलायंस करना पड़ता है। पीपल पार्टी तो हमारी काफ़ी अरसे से, ये 2013 से 18 तक जो हुकूमत बनी हमारी, उसमें पीपल पार्टी ने अपोजिशन का किरदार किया, लेकिन हमारा कभी इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ कि हम चोर डाकू कहते रहे हो एक दो। उसको फ्रेंडली ऑपोजिशन भी उसको कहा जाता था। चलें, बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, राज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।